नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 3 फरवरी 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो सारे जो आर्टिकल्स हैं वो बजट से रिलेटेड हैं। 1 फरवरी 2025 को ना हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया। पिछले 2 दिनों में आपने बहुत सारी बजट की वीडियोस देख ली होंगी, आर्टिकल्स भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में ना हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पूरे बजट की। जो पूरा बजट हमारी वित्त मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया है ना, तो सारे जो पॉइंट्स हैं एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका कुछ छूटे ना। इस बार के बजट में ना वित्त मंत्री ने देखो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ना 4 चीजों पे फोकस किया है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट जैसे देखो सरकार जो खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो भी इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट कंपनीज नए अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं वो भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना जरूरी है, तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया है। और सबसे लास्ट में है एक्सपोर्ट। देखो बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने ना ग्रोथ रजिस्टर की एक्सपोर्ट पे फोकस करके। आज एक्सपोर्ट चाइना की स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, बट अभी तक हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना वो थोड़ा कंजप्शन की वजह से इंक्रीज ज्यादा हुई है। मतलब बोलते हैं ना कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, कंज्यूम करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो ज्यादा होंगी ही ना। लेकिन देखो कंजप्शन का फायदा इंडिया को हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ही पता है अब धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ेगी नहीं, कम होगी। 2060 के बाद तो इंडिया की पॉपुलेशन बल्कि कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कंजप्शन कम होगा, फिर तो हमारे देश की इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी। लेकिन इसी वजह से सरकार चाहती है कंजप्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट पे भी फोकस हो। हम जो प्रोड्यूस करें वो ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि दूसरे देशों में भी बिके। समझ गए? तो ये 4 चीजें हैं जिन पर वित्त मंत्री ने ना बजट में काफी ज्यादा फोकस किया। उन्होंने ये बोला लक्ष्य देखो एक है, 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है। और स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी, सबको साथ लेके चलना है। सिर्फ भारत को डेवलप नहीं बनाना बल्कि सबके जीवन में सुधार लाना है, सबको साथ लेके चलना है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये रिफॉर्म से पॉसिबल होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस साल का जो बजट है वो प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा रिफॉर्म कौन कौन से सेक्टर्स में इस बार के बजट में लाए गए हैं? सबसे पहले टैक्सेशन और मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है इस साल के बजट में। दूसरे नंबर पे रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है पावर सेक्टर में, तीसरे नंबर पे अर्बन डेवलपमेंट, चौथे नंबर पे माइनिंग, 5वें नंबर पे फाइनेंशियल सेक्टर और 6ठे नंबर पे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ प्रोविजंस किए गए हैं इस साल के बजट में। गवर्नमेंट देखो चाहती है दालों के मामले में ना हम सेल्फ सफिशिएंट हों। दालें जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं प्रोटीन का, और हम देखो दालें ना बहुत इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, बट सरकार ये नहीं चाहती। सरकार चाहती है जिन दालों की खपत हमारे देश में है ना वो खुद ही हम उगाएं। खास करके सरकार फोकस करेगी तूर, उड़द, मसूर, इन दालों के प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट पे। फिर देखो आप सब ने ना मखाने तो जरूर खाए होंगे, बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 85% जो मखाने हैं ना वो बिहार में प्रोड्यूस होते हैं और काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो सरकार ने जैसे कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड ये बना रखे हैं ना, ताकि कॉफ़ी और टी के क्रॉप्स की अच्छे से ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो। तो उसी प्रकार से ना सरकार अब बजट में अनाउंस किया गया है मखाना बोर्ड भी बनाएगी, ताकि मखानों की कल्टीवेशन और मखानों की मार्केटिंग इनको और ज़्यादा फर्दर इंप्रूव किया जा सके। वो किसान जो मखाना की कल्टीवेशन करते हैं ना, ऐसे देखो ऑलमोस्ट 10 लाख किसान हैं, तो इनको ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में ना ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप पूछोगे सर फायदा क्या होता है? इन 10 लाख किसानों को जो मखाना प्रोड्यूस करते हैं इनको अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? देखो एक तरफ एक किसान है
जो मखाने उगा रहे हैं, अब वो बीज लेने जाएगा या फिर फर्टिलाइजर लेने जाएगा, सब कुछ उसको महंगा मिलेगा। फसल बेचना जाएगा तो भी उसको कम दाम देके भगा दिया जाएगा। एक देखो 100 किसानों का ग्रुप है, 500 किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ फर्टिलाइजर परचेज करती है, एक साथ बीज परचेज करती है, और बेचने भी जाए तो भी एक साथ सारे किसान, इतने सारे किसान एक साथ बेचने जाएंगे तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी ना, ज़्यादा मोल भाव कर सकते हैं। ये फायदा होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। इस वजह से अब सरकार ने बोला है मखाना प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और नेक्स्ट चीज़, बिहार की सरकार देखो लगातार यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी कि मखाना कल्टीवेशन को आप प्रमोट करो, इसके लिए इवन मखाना की फसल के लिए भी एमएसपी अनाउंस करो। तो एमएसपी तो अभी नहीं अनाउंस किया गया है, आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन अलग से बोर्ड जरूर बना दिया गया है सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद देखो एग्रीकल्चर में ही आता है नेक्स्ट पॉइंट। सरकार ने ये बोला है कि हम ना रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस प्रोग्राम। स्टेट्स के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। मकसद होगा इस प्रोग्राम का रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना। कैसे? सबसे पहले देखो रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने पे फोकस किया जाएगा, ताकि लोग आज के समय में जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं ना मजबूरी में, वो मजबूरी में ना जाएं। अगर देखो कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है शहर में तो वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं कि गांव में कोई काम ही नहीं है और मजबूरी में शहर जाना पड़ रहा है, नहीं। तो ये रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस प्रोग्राम किन किन चीज़ों पे फोकस करेगा? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट की जाएंगी? सबसे पहले है स्किल डेवलपमेंट। गांव के बहुत सारे यूथ, अगर देखो उनको अच्छे से स्किल दी जाए ना, बढ़िया स्किल हो, तो वो देखो इकोनॉमी में ज़्यादा इजीली शामिल हो सकते हैं। आज के समय में दिक्कत ये है, यूथ काम करना चाहता है लेकिन काम आता नहीं है, स्किल नहीं है उनके पास में, तो उनकी स्किलिंग पे फोकस होगा। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसकी बात शुरुआत में हमने की थी। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है किसी गांव में, कोई फैक्ट्री लगाती है, तो सोच के देखो गांव के कितने यूथ को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एडोप्शन। आज भी देखो रूरल एरियाज में अलग अलग जो वर्ग है ना, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं फॉर एग्जांपल, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती में पुरानी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर देखो उनको थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाए तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से उनके पास में इनकम थोड़ी ज़्यादा आएगी, और जब वो उस इनकम को खर्च करेंगे तो देखो रूरल एरियाज़ में डिमांड जनरेट होगी। उस डिमांड को जनरेट करने के लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। तो ये सब स्टेप्स लिए जाएंगे सरकार के द्वारा अंडर एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए। समझ गए? और ख़ास करके ये जो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस प्रोग्राम है, ये फोकस करेगा एक तो रूरल वुमेन पे, दूसरा यंग फार्मर्स पे, तीसरा रूरल यूथ, और चौथा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, और सबसे लास्ट में लैंडलेस फैमिलीज। तो इन सब वर्गों को प्रायोरिटाइज करेगा, इन सब वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा ये नया प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में मिलके। फिर एग्रीकल्चर में नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। इस मिशन का मकसद देखो ये है, ऐसे बीज, ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करना जिनसे फसलों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा पैदावार हो। कैसे ये हाई यील्डिंग सीड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे? सबसे पहले अगर देखो रिसर्च ज़्यादा होगी, R&D पे ज़्यादा खर्चा सरकार करेगी, साइंटिस्ट को ज़्यादा पैसा देगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादा यील्ड वाले सीड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी, तब ज़्यादा हाई यील्डिंग सीड्स प्रोड्यूस होंगे, पहली चीज़। दूसरा, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेसिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। 3 चीज़ें हैं देखो। ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करना जिनसे ना सिर्फ हाई यील्ड हो, पेस्ट रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो, मतलब जो ये कीट पतंगे, बीमारियां लग जाती है ना फसलों को, वो ना लगें। तीसरा, क्लाइमेट रेजिलियंस। आज के समय में देखो जैसे बारिश कम हो जाती है, ड्रोट आ जाता है एकदम से, तो ऐसे बीज जो ड्रोट वाले सीजन को भी एब्जॉर्ब कर ले जाएं, ड्रोट का भी ज़्यादा असर ना पड़े
फसल पे। तो इन क्वालिटीज के साथ में सीड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी इस मिशन के अंतर्गत, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। समझ गए? टारगेटेड डेवलपमेंट का मतलब समझ गए ना? टारगेटेड डेवलपमेंट मतलब ऐसे सीड्स जिनसे ना सिर्फ यील्ड हाई हो, पेस्ट रेसिस्टेंस हो, रोग ना लगे, कीड़ मकोड़ियाँ ना लगे, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज का भी ज़्यादा असर ना हो। वैसे देखो बजट में ये बोला गया जुलाई 2024 से लेके अभी तक ना 100 से ज़्यादा सीड्स की जो वैरायटीज़ है ना वो कॉमर्शियली सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाई जा चुकी है किसानों के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कॉटन उगाने वाले फार्मर्स के लिए ना 5 सालों का एक मिशन लॉन्च किया गया है कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। मिशन का नाम है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो पर हेक्टेयर कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है 450 से लेके 500 किलोग्राम के बीच में है। इसे पर हेक्टेयर 1000 किलोग्राम तक लेके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फिशरीज से संबंधित है। देखो ये इंडिया का मैप है और इंडिया के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया है ना वो है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर आगे देखो ऐसा सी समुद्र का वो पानी, वो एरिया जो किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है वो होता है हाई सीज। हाई सी जो हमारे 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है कोस्ट से वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ऐसा एरिया समुद्र का जो किसी भी देश के EEZ में नहीं आता है वो है हाई सी। तो बजट में ये बोला गया है हमारे जो मछुआरे हैं वो देखो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से और हाई सीज से ना ज़्यादा अच्छे से मछली पकड़ सकें। ज़्यादा अच्छे से मछली पकड़ने का मतलब ये है, एक तो देखो सस्टेनेबल ढंग से मछली पकड़ सकें, मतलब यूँ ना मछली पकड़े कि ख़त्म ही हो जाए मछलियाँ, बचे ही ना, एक ही बार में सब कुछ पकड़ लिया, बच्चे भी पकड़ लिए मछलियों के, अंडे भी पकड़ लिए और आगे कुछ बचा ही नहीं, पूरा मछलियाँ वहाँ से ख़त्म ही हो गई और अगले सीजन में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं, मतलब सस्टेनेबल ढंग से मछली पकड़ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से, ताकि एक तो मछुआरों के लिए ऑपरेशन एफिशिएंट है, कम समय में वो ज़्यादा मछली पकड़ सकें लेकिन सस्टेनेबल ढंग से। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा सरकार के द्वारा। देखो फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज, कहाँ से? इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और हाई सीज में। और इस दिशा में सरकार एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेगी मछुआरों के लिए और खास करके फोकस किया जाएगा हमारा, एक तो देखो ये अंडमान और निकोबार का रीजन है, इसके आसपास भी तो इंडिया का EEZ है और आगे हाई सीज है, बट यहाँ पे मछुआरे थोड़ी कम मछली पकड़ते हैं। मेनलैंड से अंडमान निकोबार स्पेशल जाना मछली पकड़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और दूसरा लक्षद्वीप भी, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पे सरकार फोकस करेगी सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज के लिए, और इसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा, फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट। अब देखो आपको पता है हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, पहले तो सिर्फ खत वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे पोस्ट ऑफिस की सहायता से, बट अब सरकार ना ये चाहती है कि पोस्ट ऑफिस का रोल सिर्फ खत भेजना रिसीव करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो मोबाइल वगैरह आ चुके हैं, खत तो आज के समय में कोई भेजता नहीं है। तो सरकार ना इनका यूज़ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जाके बैंक अकाउंट भी खुलते हैं और पोस्ट ऑफिस दूसरी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ना सरकार कहती है हम ना इंडिया पोस्ट को ना दूसरे पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक तो लॉजिस्टिक्स के लिए, किसानों को कोई सामान मंगवाना है, बीज मंगवाने हैं शहर से, तो मान लो लॉजिस्टिक्स के लिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो बैंक वाला फंक्शन है ना उसको और ज़्यादा मजबूती से यूज किया जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तौर पे काम तो करता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि पोस्ट ऑफिस ऐसा पेमेंट बैंक का भी काम करता है। तो पोस्ट ऑफिस के अन्य यूज हों इसके लिए सरकार काफ़ी कोशिश करेगी, ऐसा बोला है बजट में। नेक्स्ट पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड इशू होता है ना किसानों को, आज के समय में लिमिट देखो 3 लाख है, 3 लाख तक का लोन किसानों को मिलता है ना किसान क्रेडिट कार्ड से, तो उस पे ना इंटरेस्ट किसानों को कम देना पड़ता है, क्योंकि ना थोड़ा इंटरेस्ट ना सरकार दे देती है बैंकों को किसानों की तरफ से। फॉर एग्जांपल 3 लाख तक का क्रेडिट कार्ड लिया एक किसान ने, महेश ने, और उस पे इंटरेस्ट रेट था 8%। सरकार कहती है किसान को, महेश को, अरे भैया 5% तुम दे दो यार, 3% जो इंटरेस्ट है हम दे देंगे तुम्हारी तरफ से बैंक को।
लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, ये 3 लाख की लिमिट थी ना, इसे इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया है। अब महेश जैसे जो किसान है ना, वो 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, और उस पर फिर उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये प्रोविजन हुआ है। फिर एक नई जो स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो लॉन्च की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना। ये स्कीम क्या है, मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए देखो किसी स्कूल में ना कुछ जो क्लासेस का रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं है, तो स्कूल क्या करेगा, स्कूल देखो टीचर्स के साथ मिलके ना उन क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान देगा, उन क्लासेस की थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, टीचर्स के द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जा सकता है। तो उसी प्रकार से देखो हमारे देश में ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ना क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली कम है, मतलब पर हेक्टेयर फसलों की जो पैदावार है ना वो रिलेटिवली कम है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे फसलों की पैदावार रिलेटिवली कम है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल के वहाँ पे फसलों की पैदावार इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसी मिशन में प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना, आपको याद होगा 2018 में ना प्रधानमंत्री मोदी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हमारे देश में ना 112 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की गई थी। ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पायरेशनल है, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इन 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे सरकार ने स्पेशल फोकस किया था। उसी प्रकार से अब ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पे स्पेशल फोकस किया जाएगा, किसानों को ज़्यादा क्रेडिट देके, ज़्यादा लोन देके, क्रॉप डाइवर्सिटी पे फोकस किया जाएगा ताकि फसलों की पैदावार ज़्यादा हो, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी किसानों को। तो ये मकसद है प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना का। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नए यूरिया प्लांट से संबंधित है। नामरूप असम में एक जगह है, वहाँ पे देश का ना अगला यूरिया प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। यूरिया आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है हमारे देश में। तो ये जो नया यूरिया प्लांट इस्टेब्लिश होगा ना, इसकी कैपेसिटी होगी 12,70,000 टन। 2019 के बाद से इस्टेब्लिश होने वाला ये 7वां नया यूरिया प्लांट होगा। ऑलरेडी देखो 2019 के बाद इन सब जगहों पे यूरिया प्लांट्स इस्टेब्लिश हुई हैं, जैसे राजस्थान में गडेपान और तेलंगाना में जगह हैं रामागुंडम, और वेस्ट बंगाल में पन्नागढ़, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बारूनी बिहार में, सिंदरी झारखंड, तलचर उड़ीसा में। तो ये सब यूरिया प्लांट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हैं। फिर एग्रीकल्चर में लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू एनसीडीसी फॉर इट्स लैंडिंग ऑपरेशंस फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखो आपको पता है काफ़ी बार ना छोटे किसानों को बैंक लोन देते नहीं है आसानी से, लेकिन देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ना किसानों को लोन मिल जाता है। अब देखो दिक्कत यह है, गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना उसके खुद के पास पैसा नहीं है, तो वो किसानों को लोन कैसे देगी। तो सरकार ये बोल रही है हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एनसीडीसी को। एनसीडीसी का पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो कॉरपोरेशन है कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं। तो सरकार लोन देगी, सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एनसीडीसी को। एनसीडीसी फर्दर देखो छोटी छोटी गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना उनको लोन देगी, और फिर उनसे किसानों को लोन मिल जाएगा। तो ये बात है, ये पॉइंट है। इस प्रकार से देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम एमएसएमईज, शुरुआत में मैंने आपको बोला था ना सरकार इस बजट में ना 4 चीज़ों पे फोकस कर रही है। बताइए कौन कौन सी वो 4 चीज़ें थी। वो 4 चीज़ें थी, सबसे पहले एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे एमएसएमई, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट और चौथे नंबर पे एक्सपोर्ट। तो एग्रीकल्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं एमएसएमई स्कीम। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सबसे पहली चीज़ सरकार कहती है देखो टर्नओवर के बेस पे जो हम एमएसएमईज को क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी तक ये क्लासिफिकेशन थी कि अगर किसी फर्म या कंपनी का 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज माना जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल है, समझने की कोशिश करिए कंसेप्ट। बट अब सरकार कहती है हम ना ये लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलवाने के लिए ना जो अभी लिमिट है ना कि इतने का टर्नओवर होना जरूरी है, उस लिमिट को हम 2 से 2.5 गुना कर रहे हैं। पहले 5 करोड़ तक के टर्नओवर की एंटरप्राइज को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का दर्जा मिलता था, अब 10 करोड़ की फर्म को मिलेगा। आप पूछोगे सर फायदा क्या हुआ? फायदा देखो ये हुआ, कई बार ना जैसे सरकार ना रियायतें देती है माइक्रो एंटरप्राइजेस को, फॉर एग्जांपल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ना सरकार बेनिफिट देती है, रियायतें देती है, टैक्स में छूट देती है। तो इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ना डर लगता है कि यार हमारा टर्नओवर थोड़ा बढ़ा ना तो फिर हमसे ये रियायतें ये छिन जाएंगी, सरकार जो हमें थोड़ा टैक्स में कटौती वगैरह देती है ये सरकार देगी नहीं हमसे। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो हमसे ना ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो टैग है ना वो छिन जाएगा। टैग छिन जाएगा तो फिर हमें बेनिफिट नहीं मिलेंगे सरकार की तरफ से। सरकार कहती है अरे डरो मत भैया, ये जो टर्नओवर की लिमिट है ना माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के टैग के लिए, इसे 5 करोड़ से बढ़ा के हम 10 करोड़ करते हैं। उसी प्रकार से मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी इंक्रीज करते हैं। अब समझ गए, टर्नओवर की लिमिट बढ़ जाएगी तो फिर देखो ये जो एंटरप्राइजेस है ना ये ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर पाएंगे मशीनों में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा अच्छे ढंग से बैंकों से क्रेडिट ले पाएंगे। अब इन्हें डर नहीं होगा, 5 करोड़ के बजाय 7 करोड़ भी टर्नओवर हुआ बैंक में दिखाएंगे, बैंकों से लोन लेंगे। 7 करोड़ टर्नओवर पे तो बैंक जाहिर तौर पे ज़्यादा लोन देगा। तो ये सब बेनिफिट हो जाएंगे रिक्लासिफिकेशन से एमएसएमईज की। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देखो पहले ना स्टार्टअप्स के लिए लोन लिमिट 10 करोड़ थी, इसे इंक्रीज करके अब 20 करोड़ कर दिया गया है। और 20 करोड़ फीस, बट गारंटी फीस जो है ना उसे घटा के 1% कर दिया गया है। जैसे सरकार किसी स्टार्टअप के लिए ना गारंटी लेती है तो उस गारंटी फीस को 1% कर दिया गया है घटा के। बट देखो ये सबके लिए नहीं किया गया है, ये 27 फोकस सेक्टर के लिए किया गया है। ऐसे सेक्टर्स जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोई स्टार्टअप है एआई डेवलप कर रहा है फार्मिंग में इस्तेमाल के लिए, अब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये 27 फोकस सेक्टर में आता है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ना फिर इस सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए ना ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। अब उन 27 फोकस सेक्टर के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो कोई ऐसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही है। अब सरकार तो चाहती है हमारी एमएसएमईज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो ऐसी एमएसएमईज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं ना उनके लिए टर्म लोन लेने के लिए जो लिमिट है वो 20 करोड़ है, बढ़ा दी गई है। पहले कम थी, अब इसे इंक्रीज करके 20 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार चाहती है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ज़्यादा पनपें, माइक्रो इंडस्ट्रीज। तो सरकार क्या करेगी, इन माइक्रो इंडस्ट्रीज को ना क्रेडिट कार्ड देगी। जैसे प्रिया ने 3-4 लोगों के साथ मिलकर एक फर्म इस्टेब्लिश की है, छोटी सी, गांव में बहुत कम स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। नई मशीनों को लगाने के लिए ना उस फर्म के पास पैसा नहीं है। सरकार कहती है अरे रुको भाई, इस साल के बजट में हमने अनाउंस किया है आपको ना कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड देंगे हम। उस कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 5 लाख, तो 5 लाख तक का लोन आप बैंक से जाके ले सकते हो। और तो पहले साल में सरकार ऐसे 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड वितरित करेगी, बांटेगी माइक्रो इंडस्ट्रीज को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये अनाउंस किया गया बजट में कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए ना एक नया फंड ऑफ फंड्स इस्टेब्लिश किया जाएगा 10,000 करोड़ का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप पूछोगे सर सबसे पहले ये बताइए ये फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? फंड तो हमने सुना था म्यूचुअल फंड, ये फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? फंड ऑफ फंड्स देखो वो फंड होता है जो दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे देखो आपको ना एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स हैं। ये क्या है? ये जो फंड है ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, ये ना दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अब ये देखो इस फंड ने ना इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड डायरेक्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड, तो ऐसे ऐसे ना 24 फंड हैं जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड ने। समझ गए? तो फंड ऑफ फंड्स मतलब एक ऐसा फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में या फिर दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा
फंड ऑफ फंड्स सरकार ने इस्टेब्लिश किया है स्टार्टअप्स की मदद के लिए 10,000 करोड़ का। अब ये जो फंड ऑफ फंड्स है ना, ये डायरेक्टली स्टार्टअप्स को मदद नहीं करेगा क्योंकि ये फंड ऑफ फंड्स हैं। ये पहले एआईएफ में इन्वेस्ट करेगा। एआईएफ मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, समझ गए? ये फंड ऑफ फंड्स है ना, डायरेक्टली स्टार्टअप्स को मदद नहीं करेगा। ये फंड ऑफ फंड्स पहले मदद करेगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को, और वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है ना वो स्टार्टअप्स की मदद करेंगे, समझ गए? तो फंड ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है जो दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो फंड ऑफ फंड्स इन्वेस्ट करेगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, और वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स फिर फर्दर इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप्स में। ये पूरा खेल है। इवन देखो ये भी बोला वित्त मंत्री ने कि ना ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ऑलरेडी देखो 91,000 करोड़ की जो कमिटमेंट है ना वो रिसीव कर चुके हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और सरकार की ये 10,000 करोड़ की मदद तो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब इन सब का फ़ायदा किसको होगा? इन सब का फ़ायदा होगा हमारे देश के स्टार्टअप्स को। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, आपके परिवार में से किसी ने तैयारी नहीं की, तो आपको बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तैयारी करने में, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं थी। उसी प्रकार से देखो बहुत सी महिलाएं, शेड्यूल कास्ट के लोग या शेड्यूल ट्राइब के लोग ना पहली बार अपना स्टार्टअप ओपन करते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करेगी ऐसे लोगों को, जो महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, और जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप जिन्होंने ओपन किया है, फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर हैं, उस स्कीम के अंतर्गत उनको 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिले। ऐसी स्कीम सरकार लॉन्च करेगी। फिर सरकार ने बोला हम ना खिलौनों पे बहुत फोकस करेंगे। सरकार चाहती है कि इंडिया जो है ना खिलौनों के मामले में ना ग्लोबल हब बने, इंडिया से ना खिलौने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हों। इससे ना मेक इन इंडिया जो ब्रांड है वो भी प्रमोट होगा। तो ना इसके लिए सरकार ने ना 2020 में खिलौनों के लिए एक एक्शन प्लान बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज। अब ना इसी प्लान पे चलते हुए सरकार ना खिलौनों के लिए ना एक स्कीम भी लॉन्च करेगी ताकि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा सके खिलौनों के लिए, समझे? फिर नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोदय। हमारा जो ईस्टर्न रीजन है थोड़ा कम डेवलप्ड है बाकी रीजन्स के अपेक्षाकृत, तो पूर्वोदय नाम दिया है सरकार ने पूर्व के विकास के लिए, और इसके लिए ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च करेगी, और इस मिशन में कवर किया जाएगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज को, ताकि ये सब और ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करें और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। इस मिशन के अंतर्गत ना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत सरकार देखो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना उनको उचित पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मतलब सरकार की जो पॉलिसीज़ हो ना वो फ़ायदे में हो इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट, गवर्नेंस इंप्रूव किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क या फिर गवर्नेंस जो है उसे इंप्रूव किया जाएगा। तो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये देखो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सोलर पैनल्स हैं या फिर विंड टर्बाइंस हैं, ये क्लीन एनर्जी हैं। तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं ना उनको सपोर्ट किया जाएगा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत, ताकि इंडिया अपना जो टारगेट है ना 2060 से पहले हमें नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करना है, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। तो इसके अंतर्गत फोकस किस पे होगा? सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और ईवी बैटरीज, मोटर्स एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स जिससे हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस जनरेट की जाती हैं, विंड टर्बाइंस, वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स, ग्रिड स्केल बैटरीज। तो इन सब सेगमेंट्स पे फोकस होगा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से दूसरा जो एरिया था एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमईज, वो भी हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे एरिया की, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सरकार कहाँ कहाँ पे कर रही है? सबसे पहली चीज़, जल जीवन मिशन, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 3 सालों के लिए। 2028 तक अब ये जल जीवन मिशन चलेगा, जिसका मकसद हर घर जल पहुंचाना है।
जब तक कि 100% कवरेज नहीं हो जाता जल जीवन मिशन का, तब तक ये मिशन चलता रहेगा और अभी टारगेट रखा गया है 2028। नेक्स्ट, सरकार ना 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड इस्टेब्लिश करेगी और ये जो फंड है ना, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेगा। जैसे देखो, सिटीज़ एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट या फिर वाटर एंड सैनिटेशन, ये अलग अलग जो इनिशिएटिव्स है ना, इन इनिशिएटिव्स को फंडिंग दी जाएगी इस 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड के थ्रू। इस 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत ना एक और चीज़ आएगी, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। कुछ प्रोजेक्ट्स देखो ऐसे होते हैं जो ना डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन अभी ना वो कंपनी जो वो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहती है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि यार थोड़ी अनसर्टेनिटी है। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है बट कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, वो अलग बात है। तो सरकार कहती है हम एक काम करते हैं, आपके पास अभी पैसा नहीं है लेकिन हमें लगता है ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो हम ना वाइबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है ना, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल इस्टेब्लिश करने की फैक्ट्री की कॉस्ट 100 करोड़ रुपए है, तो सरकार कहती है कि 25 करोड़ हम देंगे अपनी तरफ से, लेकिन एक शर्त है कि 50% जो फंडिंग है ना, आपको दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज से उठानी पड़ेगी, या तो बॉन्ड बेच के, या फिर बैंक से लोन लेके, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। 100 करोड़ में से 25 करोड़ तो हम दे देंगे, लेकिन कंडीशन ये है 50 करोड़ फंडिंग आप इन सोर्सेज से ज़रूर उठाओ, तब देंगे हम आपको ये फंडिंग। तो 1000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं इस चीज़ के लिए, वाइबल गैप फंडिंग के लिए। सरकार ने 2015-16 में, 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। तो इस प्रकार से देखो बजट डिस्कशन हमारी चल रही है, लेकिन आज एक पार्ट में हमारी डिस्कशन ये कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी आप ये लेक्चर देख लीजिए, मैं लगातार कर ही रहा हूँ, 2-3 घंटे बाद आपको एक दूसरा लेक्चर भी मिल जाएगा बजट का। तो ये पार्ट 1 मान लीजिए, पार्ट 2 जो है वो आज शाम को आपको मिल जाएगा।